नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है और बड़ा पैनल इसलिए है कि देश के लोकसभा चुनाव का अब औपचारिक रूप से समापन हो गया। कल समापन हो गया, यानी सातों चरण के मतदान संपन्न हो चुके। अब 4 तारीख इलेक्शन रिजल्ट की बारी है। कल से ही स्थापित मीडिया ने अपनी दुकान सजाई और तमाम तरह के एग्जिट पोल आपको देखने को मिले। मजे की बात यह है, जरा स्थापित मीडिया का स्तर देखिए दर्शकों। वो सट्टा बाजार क्या कह रहा है, अलग अलग सट्टा बाजार, विजयवाड़ा का सट्टा बाजार हो, बाकी सट्टा बाजार हो, उनको भी कवर किया गया। ये है इस देश की स्थापित मीडिया की बौद्धिकता, जहां वो चुनाव के आकलन के लिए सट्टा बाजार तक जाते हैं। बस अब इनका किसी ताश की फड़, किसी लॉटरी की दुकान पर जाना बाकी रह गया है। अब जितने भी एग्जिट पोल अलग अलग चैनलों पे आए, उन सारे चैनलों से जो लब्बो लुआब निकल के आता है, वो जो ये इस देश का मतदाता लगातार बोल रहा था, जो इस देश की जनता लगातार कह रही थी, जो प्रारब्ध के मंच पर हम सभी कह रहे थे, हमारे दर्शक भी कह रहे थे, और ये पूरे विश्व को भी इस बात का आभास है कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में वापस आ रहे हैं। और न सिर्फ वापस आ रहे हैं, बल्कि एक बहुत अच्छी मेजॉरिटी, बड़े बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। लेकिन नैतिक जीत, जिसको कहते हैं ना, मॉरल विक्ट्री, कांग्रेस के लिए जरूर है। और वो ये है दर्शकों कि किसी भी एग्जिट पोल या सट्टा बाजार ने, और मैं तो एग्जिट पोल को भी सट्टा बाजार में ही शामिल कर लेता हूं, किसी भी सटोरिये मंच ने 400 पार एनडीए को नहीं दिया है। ये एक तरह से मॉरल विक्ट्री मैं देता हूं कांग्रेस पार्टी को। आइए तमाम एग्जिट पोलों पर प्रारब्ध का एग्जिट पोल शुरू करते हैं। बाबा जी, ये तो कांग्रेस की नैतिक जीत हो गई, किसी ने भी 400 से ज्यादा नहीं दिया, जितने भी सटोरिये हैं। सर, आप कह रहे थे ना सटोरियों, मुझे जो सड़क के किनारे जो तोता लेके बैठते हैं सर, उनको भी ट्राई करना चाहिए। और ये मैं तो मांग करूंगा, ये इलेक्शन कमीशन में होना चाहिए कि तोते वालों का पोल भी होना चाहिए। सर, मैं हमेशा से कहता हूं, और चूंकि अब तो मैं भी ये कहने लग गया हूं कि मैं चुनाव मैंने कवर किया है और मैं गली गली घूमा हूं, मैंने भी इस बार क्लेम किया है ये, और लोग मेरे झांसे में आ भी गए हैं बड़े बड़े लोग आ गए हैं। और मैंने कल पूरी जिम्मेवारी पूर्वक कहा कि जो भी ये कहे कि मैं चुनाव भर क्षेत्र में घुमा हूं, उसको साइड में बुला के मारो 20 जूता। बोले साले झूठ बोलते हो, अपनी गाड़ी से तुम उतरे नहीं। बोलो ये मैंने कि इस पिछले 1.5 महीने में मैंने इतने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, यह बोला करो। कोई किसी से नहीं मिलता है सर, सब झूठ है, फ्रॉड है, पूरा का पूरा ये सर्वे वाला तंत्र फ्रॉड है, झूठ है, एग्जिट पोल फ्रॉड है, झूठ है। जैसे मैं और आप पांचों लोग इस वक्त एक एसी कमरे में बैठ के यह प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरा एसी 24 पे चल रहा है, उसी तरह सभी एग्जिट पोल एसी कमरे में बैठ के किए जाते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है। इसलिए इस फ्रॉड पर इसको सिर्फ कपिल शर्मा कॉमेडी शो से ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। बस बहुत बड़ी बात। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी बात। और हम एक ऐसे वक्ता के पास चल रहे हैं दर्शकों, और आप देख रहे होंगे बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ये बातचीत चल रही है, क्योंकि बिल्कुल सही है। जिस देश का स्थापित मीडिया अपने एग्जिट पोल के लिए सटोरियों के बीच जाता हो, सट्टा बाजार में जाता हो, तो बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा कि अब वो तोता जो है ना, जो 5 रुपए में एक लिफाफा निकाल के देता है और आपका भाग्य बांध देता है, उन्हीं की कमी रह गई थी। तो प्रारब्ध पर भी एक इंटरनेशनल एग्जिट पोल और वहां से अनुभव, इनका मैं परिचय कराता हूं। मैं पुष्कर दादा को इनवाइट करूंगा। पुष्कर दादा अपनी विदेश यात्रा से अभी अभी लौटे हैं, कल शाम को ही लौटे हैं। पुष्कर दा, देश में जो एग्जिट पोलों का हाल है वो तो आपने देख लिया। नैतिक विक्ट्री मैंने दे दी कांग्रेस को, क्योंकि 400 पार किसी ने अभी तक नहीं कहा। आप विदेश की जमीन पर पिछले 10 एक दिनों से थे, वहां से भारत में आप किस तरीके से माहौल देख रहे थे, और आप क्या कहेंगे इस एग्जिट पोल पर, अब जबकि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं? प्रारब्ध का एग्जिट पोल आपके हवाले से क्या रहेगा? एक मिनट सर, पुष्कर दादा ऑक्सफोर्ड में गए थे, इनका लेक्चर हुआ था, मैंने सुना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वहीं गए थे ना सर? पुष्कर दादा खुद, सर स्वागत है पुष्कर दादा आपका। खुद बताएंगे। पुष्कर
सर पुष्कर दा खुद बताएंगे, आप अपने 3 मिनट की सीमा का अतिक्रमण न करें, आपने अगली बार आपका 40 सेकंड काट लिया जाएगा। जी पुष्कर दा। पहले तो भाई सबको राम राम। प्रारब्ध के जितने महानुभाव बैठे हुए सामने वो और जो दर्शकगण, मेरी विदेश यात्रा को अब आप लोगों ने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से मिला दिया है। कृपया करके ये इतनी बड़ी गाली मुझे मत दीजिए। मैं इस तरह का कोई निमंत्रण ना मुझे मिला है और ना मैं स्वीकार करता। खैर मुद्दे पे आता हूँ। मैं जिस विदेश की धरती पे था, ये मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य था और शायद लोगों को आश्चर्य लगे। वहां पर मेरे क्योंकि कई भारतीय परिवार, भारतीय लोग भी मुझे वहां मिले और साथ में अपने पुत्र के कारण जो है मुझे वहां स्थानीय जो लोग थे उनके यहाँ भी जानने को मौका मिला, उनसे बातचीत। एक तो मैं कह दूं, जो विदेश में जो एग्जिट पोल ये था कि जितने भी लोग मुझे मिले उसमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो मत दे के ना आया हो। सबके हाथ में, उनके परिवार में जो है ये स्याही लगी हुई थी और 100%, उसको अतिशयोक्ति मत मानिएगा, एक आध होता तो मैं अपवाद वर्ड यूज कर लेता, लेकिन 100% जो भी मुझे मिला उसने यही कहा कि वो जो है कमल को वोट देके आया है, मोदी जी को वोट देके आया है। ये आश्चर्यजनक बात होता। दूसरी बात जो है, जो मैं स्थानीय लोगों से मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि वो भी उतना ही इंटरेस्ट जो है भारत में होने वाले चुनाव पे गड़े हुए थे। उनके पास जो खबरें आती हैं, जो भारत से आती थी वो अलग बात थी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को भी वो नजर गड़ाए हुए थे। उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये अविश्वास का भाव रखता हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और साथ में जो है उनका ये मलाल भी था कि हमारे देश ये आए नहीं है। और रिक्वेस्ट भी की थी, जब उनको पता लगा कि हम लोगों का चैनल भी है, तो उससे उनका उस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है ये एक निवेदन भी थाई देश के नागरिकों की तरफ से कर दिया जाए कि वो जो है अपनी तीसरी काल में जो है वो जो है अपने पहले 6 महीने में जो विदेश यात्रा करे उसमें उनके देश भी आए। तो पहली चीज तो ये। अब आते हैं एग्जिट पोल। देखिए, एग्जिट पोल जो है मुख्यतः एक आपको धारा दिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। एग्जिट पोल भी पैसा प्राइवेट लोग करते हैं और जिस तरीके से बाबा रामदास जी ने कहा कि बंद कमरे में बैठ करते, 90% जो यूट्यूबर है उनके लिए तो मैं कह सकता हूँ ये एग्जिट पोल वाले जो है कुछ खर्चा जरूर करते हैं। ये खर्चा वही करते हैं, गाड़ी से गए, जहाँ चाय पिया, चाय वाले से पूछ लिया, कहीं किसी एयर कंडीशन होटल में जो है बटर चिकन खाना है तो उसको वेटर से पूछ लिया, उसी के आधार पर करते। सैंपलिंग बहुत छोटा होता है और भारत जैसा विविधतापूर्ण देश जहां पर हर 50 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद आदमी की मानसिकता बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, वहां पे आप यदि कहें कि एग्जिट पोल जो है से आप कुछ चीज निकाल रहे हैं तो उसको मैं एक उपहास ही करूंगा। तीसरी ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एग्जिट पोल में एक चीज क्लियर है कि उन्होंने आपको दिशा दिखाई है कि ये परिणाम आने वाले हैं। लेकिन मुझे इन सारे एग्जिट पोल वालों से और सबसे ये कहना है कि जिस परिणाम को इतना मेहनत करके जो है 45 डिग्री में घूम घाम के जो है इकट्ठा कर रहे थे, इस परिणाम को कम से कम प्रारंभिक चैनल पे कम से कम मैं और आप सभी लोगों ने चुनाव घोषणा से पहले ये जो सीटें दी थी उसी पे आज भी हम लोग अड़े। तो ये एग्जिट पोल बिल्कुल ठीक बात है कि बिल्कुल आप ठीक जाने बात से पहले आपको ये नहीं मालूम है। तो मैं अपनी बात बाद में करूंगा आगे, लेकिन इतना कहूंगा निश्चित रूप से कि चुनाव की घोषणा से पहले प्रारंभ के मंच से जो सीटें दी गई थी उस पर प्रारंभ आज भी अड़ेग है और एग्जिट पोल असफल सिद्ध होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे एक और अतिथि रंजन जी का मैं स्वागत करता हूँ। रंजन जी अभी अपनी सेटिंग कर रहे हैं। आपने एक बात कही कि बाबा जी ने भी ये बात कहा कि एसी कमरों से बैठ के ये सारे एग्जिट पोल होते हैं। अब इसकी क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। और पुष्कर दा, आपने कहा कि तमाम यूट्यूबर जो है अपने अपने कमरों में बैठ के करते हैं, लेकिन प्रारब्ध ने अभी तक जितनी बातें कही हैं, आपने ये भी कहा कि प्रारब्ध के मंच पर हम लोगों ने जो भी एग्जिट पोल कहिए या जो भी कहिए उसको काफी हद तक वही दिशा दिख रही है ये सो कॉल्ड एग्जिट पोल में। तो दर्शकों को भी पता होगा कि प्रारब्ध के मंच से कम मैं
आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर घूमा। मैं दावा नहीं करता हूं कि मैंने पूरा पैन इंडिया घूम लिया, वो फील्ड के वीडियो भी पड़े हुए हैं, प्रारब्ध के मंच पर पड़े हुए हैं। तो कुल मिला के ये है कि देश का माहौल जो था, जो जमीन पर चल रहा था, हमने और आप सभी ने प्रारब्ध के इस मंच पर वही कहा। और मुझे लगता है कि इसी यही कारण है कि हम अभी तक काफी ऑथेंटिक जा रहे हैं और एग्जिट पोलों ने उसको एक दिशा दिखाई है। आप सभी ने अपनी अपनी प्रारंभिक बात बताई। अब मैं व्यालोक जी के पास जाऊंगा। व्यालोक जी, आप चुनाव के दौरान न सिर्फ बिहार में रहे, आपके संपर्क, चूंकि स्थापित मीडिया के आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके संपर्क सूत्र पूरे भारत में हैं। आप लगातार इस चुनाव को बहुत नजदीकी से स्थापित मीडिया के लिए कवर करते रहे हैं। प्रारब्ध के मंच पर भी आपने चुनाव पर गहन विश्लेषण किया है, लगातार आपके वीडियोज हैं। इस बीच आप एनसीआर दिल्ली की भी यात्रा करके आए, 2-3 और यात्राएं आपने की। एग्जिट पोल प्रारब्ध पर आपके लिहाज से क्या है? 1999 में एक संस्थान था और तब तक ये रवायत थी कि एग्जिट पोल अगर होते थे तो उसमें कम से कम 20-30% ईमानदारी बरती जाती थी। उसमें मैंने गुजरात और बिहार का सर्वे किया था। वो सर्वे मैं कह रहा हूं कि बहुत ईमानदारी से किया गया था। तो हम लोग दिल्ली से गुजरात गए। गुजरात की 4 संसदीय सीटें थी और उसमें हम 5 लोगों की टीम थी। हम लोग किसी भी गांव में जाते थे, प्रधान के यहाँ बैठते थे। प्रधान बाबू की जो राय होती थी, अमूमन उसी तरह की राय हम लोग क्वेश्चनायर में भरते थे, जाते थे। कुछ हमारे मित्र या कई बार हम भी इतने चालाक होते थे, चतुर होते थे कि गांव में किसी झूले के नीचे भाखड़ा खाते हुए हम लोग वो क्वेश्चनायर भर देते थे, क्योंकि नामों का और डेजिग्नेशन का पता चल जाता था, नाम का और उपनाम का। ये 1999 में होता था। 2024 तक गंगा यमुना में बहुत पानी बहा, झेलम में बहा, तमाम तरह की बातें हो गई, एआई से लेके टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई। तो अब क्या होता होगा उसका दर्शकों पर मैं केवल फैसला छोड़ देता हूँ। 140 करोड़ लोगों में 90 करोड़ हमारे लगभग मतदाता अगर मान लें। रंजय भाई, आप अपना माइक म्यूट कर लें, आपके यहाँ से शायद आवाज आ रही है, या जो भी लोग हैं थोड़ा सा माइक म्यूट कर लें, जिनका भी माइक खुला हुआ है। तो 90 करोड़ मतदाताओं को अगर मान लिया जाए, उनका अगर आप सैंपल साइज 5000 पर या 10,000 पर भी लेते हैं, बहुत बड़े से बड़ा जो ये होता है सर्वे, वो भी 10,000 से अधिक लोगों तक नहीं पहुंचता है। 10,000 मैंने मैक्सिमम कह दिया। तो उसके सही गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। प्लस जो सर्वेयर है उसका जो प्रेजुडिस है, जो पूर्वाग्रह है उसके, वो तमाम चीजों को उसी हिसाब से तोलता है। जैसे हम और आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी पूर्वाग्रह हैं, और यह बेकार बेतुकी बात है कि वस्तुनिष्ठता होती है, फलाना होता है, ढिमाका होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल और केवल व्यक्ति जहां से सोचता है वह वैसे ही लोगों को अपने साथ जोड़ता है, वह वैसे ही देखता है, वह वैसे ही प्रश्न भी पूछता है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि तमाम क्वेश्चनायर से लेकर तमाम यूट्यूबर्स तक फेल होते हैं। अंतिम वाक्य ये है कि भारतीय जनता पिछले 1 दशक से जिस तरह लगातार वोटिंग कर रही है, और केवल एक पार्टी के पक्ष में नहीं, जहां राज्यों के भी चुनाव है, एक चीज जनता ने तय कर दी है कि वह पूरी बहुमत के साथ ही किसी भी पार्टी को सत्ता दे रही है। यह पिछले 1 दशक से हो रहा है। इसमें अगर आप घालमेल कर रहे हैं तो फिर आपको न शर्म है न हया है, करते रहिए। बाकी एग्जिट पोल्स वही हैं जो अभी दद्दा ने कहा, दादा ने कहा, और आगे जो लोग कहेंगे, इनका सिवाय मनोरंजन के और कोई महत्व नहीं। बिल्कुल, सिवाय मनोरंजन का और कोई महत्वपूर्ण इसका और कोई महत्व नहीं निकलता है। और ये बात जब व्यालोक पाठक जी कहते हैं, जिनके पास 2 दशक के लगभग और उससे ज्यादा क्या स्थापित मीडिया की पत्रकारिता का अनुभव है, तो ये मैं कह सकता हूं कि आप पर्दे के पीछे यानी कमरे के अंदर की बात बता रहे हैं। आपने इनसाइड स्टोरी बताई है स्थापित मीडिया के एग्जिट पोल की। अब मैं आऊंगा अनिल सर के पास, और इस बीच में रंजय भाई का स्वागत करते हैं। और रंजय भाई से एक छोटी सी अपील करेंगे, अगर वो अपने कैमरे के स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर ले तो वो पूरी स्क्रीन पे आएंगे। अभी उनका कैमरा वर्टिकल है। अनिल सर,
एग्जिट पोलों पर पहली टिप्पणी आपकी क्या है, जितने भी टीवी चैनल पे आए हैं? एक बड़ी सूक्ष्म और शॉर्ट टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद हम लोग दूसरे राउंड की चर्चा पे चलेंगे। जी अनिल सर, आप खुद को म्यूट कर लें प्लीज, आप अनम्यूट कर लें। सभी महानुभावों और सभी दर्शकों को जय सिया राम। मेरी टिप्पणी सबसे पहली तो यह है कि मैंने कोई एग्जिट पोल देखा नहीं, क्योंकि मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये जो है एक किस्म का मजाक है, अपने दिमाग का कूड़ा करकट देश की जनता के ऊपर जो है जबरदस्ती उलटने का एक षड्यंत्र है। इसलिए मैंने कोई एग्जिट पोल नहीं देखा, और मैं ये जानता हूं कि मैंने जो अपना एग्जिट पोल तो नहीं कह सकते क्योंकि वोट देने के बाद निकले हुए किसी आदमी से मैंने कोई बातचीत नहीं की, लेकिन अपना जो भी एक असेसमेंट है जो कि मैंने कम से कम 3 महीने पहले कर लिया था, फाइनल करके उसको मैंने पोस्ट भी कर दिया है 50 जगह। मैं ये जानता हूं कि जो मैंने किया है वही सत्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, और बाकी जो लोग कर रहे हैं वो सब कुछ बकवास है। ये एग्जिट पोलों का धंधा जो है वो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि अमेरिका से आया है, और ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही यहाँ एग्जिट पोल के नाम पर ये लोग इस तरह के मजाक करते हैं। अमेरिका में भी आप देखें तो दर्जनों ऐसी एजेंसीज हैं जो इसी धंधे में हैं, और उनके भी जो उनके निष्कर्ष हैं उनमें 25% तक का वेरिएशन पाया जाता है। कायदे से एग्जिट पोल के लिए जो थ्योरी इस्तेमाल की जाती है वो कोई भी आदमी जिसने स्टैटिस्टिक्स विषय से ग्रेजुएशन किया है वो जानता है कि किस तरीके से किया जाता है। एक सैंपल पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके और उसके बाद उससे जो है पूरा यूनिवर्सल पॉपुलेशन की उस कैरेक्टरिस्टिक्स का असेसमेंट कोई बहुत निकाल लिया जाता है। ये मैथमेटिकल फार्मूला, ये एकदम मैथमेटिकल फार्मूला है, और इसी को शायद वो लोग कहते हैं कि बड़ा साइंटिफिक सर्वे हमने किया है, और हमारा सर्वे और सैंपल करने का तरीका बड़ा साइंटिफिक है। यानी कि अनिल सर, आप भी इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि ये देखिए दर्शकों, बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रारब्ध के इस मंच के अभी तक के वक्ताओं ने में से किसी ने भी स्थापित मीडिया के इन तमाम एग्जिट पोलों से अपनी सहमति नहीं दी है। ये बात अलग है कि वो सारे के सारे फिर भी एनडीए को, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आते हुए देख रहे हैं। हाँ, शिकायत कांग्रेस की ये हो सकती है कि 400 पार अभी तक किसी ने नहीं दिखाया, और मैं शिकायत न कहूं, कांग्रेस की ये खुशी हो सकती है, ये उनकी नैतिक जीत हो सकती है। रंजय जी हमारे साथ है, रंजय जी का स्वागत करते हुए। रंजय जी, अगर आपके पास आवाज सही तरीके से जा रही हो, क्योंकि हम आप बीच वीडियो में जुड़े हैं तो हम टेस्टिंग नहीं कर सके थे। ओके रंजय जी, एग्जिट पोलों के इस चुटकुले पर जो स्थापित मीडिया में कल पूरी शाम छाए रहे, उनमें से किसी ने भी नरेंद्र मोदी को 400 पार नहीं कराया है। कैसे देखते हैं आप? कितनी आशा और कितनी निराशा हुई आपको एग्जिट पोलों के इस चुटकुलों से? यानी कि एक मीम में एक लाइन चलती है, मैं उसी को दोहरा रहा हूं, कैसा लगा ये मजाक? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको सही बताऊं तो इन एग्जिट पोलों को मैंने देखा ही नहीं है। मुझे कोई रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं इन एग्जिट पोल में, क्योंकि मुझे इसके अंदर में ना कोई साइंस दिखती है इन लोगों की सर्वे में, ना कोई टेक्नोलॉजी दिखती है, ना कोई सत्यता दिखती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसमें सर्वे करने वाले लोग हैं जिन्होंने जो अपने नतीजे दिए होंगे पीछे पीछे, चुनाव पहले से लेकर के कुछ कुछ लोगों के आंकड़े आ रहे थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी उसी दुनिया में जी रहे हैं। इतना परसेंट ब्राह्मण, इतना परसेंट ठाकुर, इतना परसेंट यादव, इतना परसेंट कुर्मी, इतना परसेंट कहार, इतने परसेंट मुसलमान, और मायावती जी के साथ में इनको जोड़ दो, उनको जोड़ दो, वो जीत गए, यादव जी इनको जोड़ दो, वो जीत गए, ये जोड़ दो, वो जीत गए। माने वो मतलब अजीबो गरीब जो सड़ी हुई मानसिकता है, जो मतलब एक प्रोग्राम खाली फिटेड है उस समय, उससे आगे वो लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम इस एग्जिट पोल को कुछ नहीं, और आप लोगों को मालूम है कि क्या चुनाव, हम तो ज्यादा समय यहाँ पे भी नहीं दे पाए कि कितना हम ट्रेवल किए हैं, मतलब कौन सा एरिया भारत का क्या ट्रेवल नहीं किए, क्या दिल्ली, क्या गुजरात, क्या वेस्ट बंगाल, क्या उड़ीसा, हर जगह गए। तो उन सारे एग्जिट पोलों का सारा बाप जो है ना, एग्जिट पोल्स का बाप, वो चाय की अड़ी पे होता है, कहीं पे भी चले जाइए, पान की दुकान पे होता है, ढाबे पे होता है, वहां बैठिए, लोगों की बात सुनिए, या कहीं से अगर आपको लोगों की मन की बात जाननी है, आप कोई एक मामला उभार दीजिए, अपने आप चार वहां के लोग बैठे बैठे बता देंगे। तो
वो वहां पे जब आप बैठ करके जब चीजें थे, इन सारे एग्जिट पोल का बाप वहां बैठा हुआ है। आप चले जाइए ठीक है। अपने चौराहे पे, घर के चौराहे पे, वहां पे। तो ये एग्जिट पोल है, हाँ इनमें ना कोई साइंस है। हाँ, एक जैसे अनिल सर ने बताया कि कुछ स्टैटिस्टिक्स में कुछ डाटा लेके उसका इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन और फलाने और ढिमकाने और ये मीन निकाल दो, वो मीडियन निकाल दो, ये टोटलिटी कर दो, यही करके जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं। इसमें कोई वो जी, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग रियलिटी के कहीं भी आसपास नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे पैनल के सारे स्पीकर्स एग्जिट पोलों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब ये चरण था जिसमें हमने सबसे पहला कमेंट किया कि उनका एग्जिट पोलों के बारे में क्या कहना, और अब शुरू होता है प्रारब्ध के इस मंच पर हमारे स्पीकर्स यानी प्रारब्ध का एग्जिट पोल। बाबा जी, मैं आपके पास दूसरे दौर पर वापस आता हूं। आप 4 तारीख को शाम को कितनी सीटें किसको जाते हुए दिख रहे हैं? बाबा रामदास जी का इस लोकसभा चुनाव जब मोदी पार्ट 3 शुरू होने जा रहा है, एग्जिट पोल बाबा जी का क्या कहता है? ऐसा है, पहली बात तो मैं रंजय भाई को सुधार दूं, कुछ एरियाज में चाय की सट्टी पर भी एग्जिट पोल नहीं मिलता है। पंजाब और हरियाणा में चले जाइए, जो डोमिनेंट कास्ट है उसके सामने गरीब गुरबा जो अन्य वर्ग है वो बोलने की हिम्मत नहीं करता। आज भी हरियाणा में, पंजाब का हिंदू तो इतना डरा हुआ है कि वो तो अपने घर में भी चारों तरफ देख के कुछ बोलता है। बंगाल में आप चले जाइए, कोई सरेआम अपनी पॉलिटिकल राय सड़क पर जाहिर नहीं करता। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा इन्हीं स्टेट्स में होगा जहां वोटर मुखर नहीं होता और डोमिनेंट कास्ट बहुत ज्यादा मुखर है। इसलिए जो मूर्ख किस्म के एनालिस्ट है उनको दिखाई देगा कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा, जो डोमिनेंट कास्ट है जो खूब चिल्ला रही है उसी की हवा दिखाई देगी। उसके दबाव में दूसरा वोटर भी इनका मुखर वालों का झंडा लेके घूम रहा है, आपको पता ही नहीं चला। अरे भैया ईवीएम बोलती है आजकल कुछ स्टेट में, मैं स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हरियाणा, पंजाब एंड स्टेट्स लाइक बंगाल। दूसरी चीज सर देखिए, एक तो होती है अंडर करंट जो बहुत धीरे धीरे बहती है, जमीन के नीचे सुनामी चल रही है। दिक्कत ये है, पहले सुनामी ऊपर बहा करती थी, अब सुनामी क्या भाग ले जाएगी, आपको क्या आइडिया है? यहां तो जमीन के नीचे सुनामी चल रही थी, हरियाणा में चल रही थी, पंजाब में चल रही थी। ये 2 स्टेट मैंने खास तौर पे कवर किया है, इसलिए कोई नहीं जज कर सकता। और पंजाब की एक प्रॉब्लम है, 5 कोणीय, 6 कोणीय, 7 कोणीय मुकाबला है। कैसे जज करेंगे? इसलिए भैया 400 पर रुकेगी कि 440 पर रुकेगी, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से दर्शकों, प्रारब्ध का पहला एग्जिट पोल बाबा रामदास जी का ये आता है कि 4 तारीख को नतीजे 400 पर रुकेंगे या 440 पर रुकेंगे, ये कोई नहीं कह सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह का अंडरकरंट चल रहा था, और आपकी बात पंजाब और हरियाणा के हवाले से बेहद महत्वपूर्ण निकल के आती है, और ये बात पूरे पैन इंडिया पे मैं लागू करता हूं कि हमेशा वो आवाज जो चिल्ला चिल्ला के बोलती है, जिसको आप कहते हैं डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट वर्ग, उसकी आवाज ही लाउड स्पीकर से सुनाई दे जाती है, और फिर पूरे शहर को लगता है कि पूरे शहर में यानी पूरे देश में वो अखंड रामायण हो रहा है। एक घर से आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि पूरे गांव में अखंड रामायण होता है, लेकिन ये स्थिति नहीं है। मैं अनिल सर के पास वापस आऊंगा। अनिल सर, आपने ये दावा किया था कि आपको ये भरोसा है, विश्वास है कि आपने जो अनुमान लगाया है वही सबसे सटीक है। क्या है आपका अनुमान? अनिल सिंह जी का एग्जिट पोल क्या कहता है जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे? अनिल जी। प्रभु, आप अनम्यूट कर लें अपने को। अपना अनुमान बताने से पहले मैं एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहूंगा जो पिछले सर सीधे अनुमान बताएं सर, प्लीज सर, प्लीज सीधे। मैं आपसे सीट आपने काट लिया था, वो 1 मिनट हमको बोलने दीजिए। देखा यह गया है कि एग्जिट पोल से जो है केवल डायरेक्शन का पता लगता है कि किधर जा रहा है चुनाव, और ये देखा गया है कि जनरल डायरेक्शन जो बताई जाती है उसमें जो अंतिम
जो सीमा है उसके भी आगे चला जाता है परिणाम। ये आप हाँ। वेरीफाई कर सकते हैं पिछले एग्जिट पोलों से। अब ये कहने के जी। बाद मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 355 और एनडीए बाकी पार्टनर्स के साथ कुल मिला जुला करके 410। वाह, लीजिए दर्शकों, आपके सामने एक सटीक आकलन अनिल सिंह जी का अपना एग्जिट पोल, वो भारतीय जनता पार्टी। सर, आपने बीजेपी को कितना दिया है? 355। 355 355 भारतीय जनता पार्टी और 410 एनडीए। तो यहां प्रारब्ध के अब तक के दो एग्जिट पोल, बाबा रामदास जी का और अनिल जी का, ये 400 पार कराता है। तो यहां पर मेरी संवेदना रहेगी कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी के साथ ये संवेदना व्यक्त करते हुए मैं चलूंगा पुष्कर जी के पास। पुष्कर जी, आंकड़े आपके, पुष्कर अवस्थी जी का प्रारब्ध पर एग्जिट पोल। मैंने नवंबर 2023 को जो फिगर दी थी वो दी थी 355 प्लस की नवंबर में, और चुनाव से पहले जो है, घोषणा से पहले मैंने कहा था 350 प्लस बीजेपी कहां तक जाएगी मैं नहीं कह सकता। जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए 400 प्लस 400 ब्रीच करेगी, वो कहां रुकेगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम अपर लिमिट कहां तक जा सकती है वो मैं नहीं कह सकता। मिनिमम में दे रहा हूं, और जो एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, उन्होंने अपने अपने कम किए हैं उन्होंने, क्योंकि उनको शायद विश्वास ही, जो उनके पास सैंपल साइज में भी आया होगा या जिसकी तरफ सर, से करने को कहा गया होगा। सर, हम एग्जिट पोलों की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो एग्जिट पोलों की बात थी वो पहले दौर में हमने चर्चा समाप्त कर लिया। मैं जानना चाह रहा हूं प्रारब्ध के इस मंच पर पुष्कर अवस्थी जी का एग्जिट पोल। आगे बढ़िए, हो गया। आपका एग्जिट पोल इतना ही है, 400 पार, भारतीय जनता पार्टी को 355। तो ये था पुष्कर अवस्थी जी का एग्जिट पोल, जिसमें वो दे रहे हैं 355 भारतीय जनता पार्टी को, और पुष्कर दादा ने ये बताया कि जो एनडीए है वो 400 पार जा रही है। व्यालोक जी, आपका फिगर, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? न्यूनतम 2019 दोहराएगा, भाजपा हो या एनडीए हो। और मैं चूंकि कयासबाजी बहुत नहीं करता, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, तो मेरा ये आकलन है कि न्यूनतम 2019 ही रिपीट होगा। उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत 5-10 इधर उधर का लेन देन जो हो जाए सो हो जाए, लेकिन सरकार बनने जा रही है और ठीक ठाक बहुमत के साथ बने। बिल्कुल। और यहाँ व्यालोक जी, आपने जब ये संख्या खोली है 2019 आप रिपीट करा रहे हैं, इस बीच में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने खुद रजत शर्मा के कार्यक्रम में ये इस बात को खोला और खुल के बताया कि उन्होंने 370 की संख्या कहां से दी, उन्होंने 400 पार की संख्या कहां से दी। और मजे की बात यह है, प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि साहब, क्लियर मेजोरिटी जो है वो तो 272 पे ही आ जाती है, और विपक्ष उनके 370 और 400 पार के गेम में फंस गया। रंजय जी, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है प्रारब्ध के इस मंच पे? जो व्यालोक भाई के कहने से मैं सहमत हूं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे मतलब एकदम अनप्रेसिडेंटेड सा होने जा रहा है, जिसकी वजह से मैं ये देख रहा हूं कि माइनस तो नहीं, 2019 प्लस आई विल से 15% के आसपास में जो है ना, 15 to 20 सीट्स होने की संभावना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा बता दूं, जैसे पश्चिम बंगाल के बारे में आपके बात करते करते मैंने कुछ एग्जिट पोल देख लिया। लोग सेफ खेल रहे हैं, कोई 20 दे रहा है, कोई 22 दे रहा है, कोई 24 कर रहा है, कोई किसी ने रेंज लगा रखा है 20 से 24। मैं तो बड़ा क्लियर आज ओपनली बोल रहा हूं कि मेरा तो स्टार्टिंग है 20 से वेस्ट बंगाल में भाजपा के लिए, स्टार्टिंग इज 20, तो वो 30 से 32 भी जा सकते हैं। तो ऐसे जो राज्य हैं, अब जैसे तमिलनाडु में मेरा स्टार्टिंग 4 है और 12 तक जा सकता हूं मैं, तो अगर वो चीजें बढ़ गई तो भाजपा 350 के क्लोज में आ सकती है, लेकिन 2019 प्लस 15 to 20 सीट में माइनस में जाने का मैंने कोई कारण नहीं देख रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये स्पष्ट एक ट्रेंड देखा जा रहा है। 2014 में जो जनमत मिला था नरेंद्र मोदी और एनडीए को, वो 2019 में और बढ़ा। और हमारे दो वक्ता ऐसे हैं जो ये, उनका एग्जिट पोल ये कहता है कि 2019
के चुनावी नतीजों में और कुछ प्लस होके आएगा। मैं एक एक अंतिम टिप्पणी लेके चलूंगा और सबसे पहले आऊंगा पुष्कर अवस्थी जी के पास। पुष्कर सर, आपको क्या लगता है कि इन लोकसभा चुनाव के नतीजे जब 4 तारीख को आएंगे तो वो कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके नतीजे चौंकाएंगे, क्योंकि इस पर आपका बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रहा है शुरू से। देखिए, मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना, जिस तरह रंजन ने भी बात की और वैलोक ने भी कहा 5-10%, 15-20 सीटों का, लेकिन उसके साथ में जब बात ये करते हैं कि मेरे न्यूनतम तमिलनाडु में ये लेके चल रहे हैं, न्यूनतम पश्चिम बंगाल में लेके ये चल रहे हैं, तो मेरा ये इसके अंदर कहना ये है कि जहां आप न्यूनतम की बात कर रहे हैं, आप भी कंजर्वेटिव हो जा रहे हैं। हकीकत ये है कि आपको जो है तमिलनाडु चौंकाएगा, तेलंगाना बहुत तगड़ा चौंकाएगा, एनडीए आंध्र प्रदेश में चौंकाएगा, पंजाब में जहां बीजेपी थी नहीं, हमेशा जो है अकालियों की बैसाखी भी चली, वहां चौंकाएगा। हरियाणा में मैं सबको देख रहा हूं 6-7 अटका हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं कि अपवाद स्वरूप एक सीट भले कम हो जाए, मैं 10 में 9 देख रहा हूं, बंगाल में देख रहा हूं। तो जहां अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में मैं खुद संशय में था कि महाराष्ट्र में मैं अपने आप में बड़ा कंजर्वेटिव चल रहा था, लेकिन जो मुझको बाद में मुंबई में हमारे कजन ब्रदर से बात हुई जो कि आपिया है, उसने जब मुझे बताया है तो उसके अनुसार तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी भाजपा को नुकसान नहीं होने जा रहा, एनडीए ठीक ठाक करेगी। इट इज नॉट दैट कि उद्धव ठाकरे को 8-10 सीटें जो दिखा रहे हैं वो आ जाएगी, कांग्रेस से नहीं आएगी। तो ये आपको तैयार रहना चाहिए। और 4 जनवरी जो है 4 जून 2024 आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कहीं कोई छटावनी। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पर 30 सेकंड लूंगा सिर्फ। ये मैंने यहाँ पर देखा है कि जब कैंडिडेट्स की घोषणा हुई उसको लेके काफी हार्ड बर्न्स रहे, उसके बाद जातीय समीकरण भी लगाया गया, लेकिन 2019 से 2014 से जिस तरीके से उसका खांचा भारतीय चुनाव का बदल दिया है नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व से, अपने काम से, तो प्रो इनकम्बेंसी एक बहुत, जो कि हिंदुस्तान में कभी नहीं रही, वो इफेक्ट है जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं। जो 80 करोड़ लोगों को जो भोजन दिया उसके बारे में किसी ने बात नहीं की, और राम मंदिर की किसी बात नहीं। मेरा मानना है कि जब आप किसी को देते हैं जिसको भूखा होता है, वो हम्बल हो जाता है जब पेट भरता है, आस्था उसको हम्बल करती है, इसलिए आपको सामने नहीं दिख रहा, वो आपको ईवीएम में दिखाई देगा। और इसीलिए मैं अभी पूरी तरीके से मानता हूँ 350 प्लस बीजेपी और 400 प्लस एनडीए, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जो चौंकाने वाले राज्यों का नाम लिए, उसमें अगर एक राज्य मैं जो और जोड़ना चाहूं तो मैं उड़ीसा भी उसमें जोड़ूंगा। उड़ीसा भी आपको चौंकाएंगे। व्यालोक जी, बिहार और महाराष्ट्र इन दोनों को लेके कंफ्यूजन था। महाराष्ट्र में भी स्थिति ये बताई जा रही थी कि साहब वहां पर बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन अब कुल मिला के ये देखा जा सकता है कि 2019 में अगर 23 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को थी, तो उन 23 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 1 भी सीटों का नहीं हो रहा है। यानी भाजपा अपनी पुरानी टैली दोहराते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, यहां पर जो कुछ थोड़ा नुकसान, मैं अपनी बात भी बीच में रख रहा हूं प्रश्न के साथ, जो कुछ भी थोड़ा नुकसान मैं देख पा रहा हूं महाराष्ट्र में, वो मैं ये देख रहा हूं कि शिंदे गुट के जितनी टिकट इन्होंने दिए, संभवतः अगर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने कैंडिडेट ज्यादा उतारे होते और गठबंधन धर्म का पालन करने के चक्कर में ना पड़े होते, हालांकि वो भी उनके लिए करना जरूरी था, तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी अपनी एग्जिस्टिंग 23 सीटों से बहुत आगे कहीं दिखाई दे रही होती महाराष्ट्र में। बिहार के बारे में स्पेसिफिक मैं आपसे पूछूंगा सर, बिहार के बारे में भी महाराष्ट्र जैसी कुछ कंफ्यूजन बनाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं आपको? बिहार क्या चौंकाने वाला है या बिहार में भी पहले की स्थिति दोहराई जाएगी जो 2019 की है? सबसे अधिक चौंकाएगा बिहार, और इसलिए चौंकाएगा क्योंकि वो यथास्थिति को बरकरार रखेगा। तो ये जो पूरी 2 महीने से 2.5 महीने से जो हवा चलाई जा रही थी कि तेजस्वी नए नायक हैं, जननायक, विषधर राहुल के बाद बिहार के जननायक वो पैदा हुए थे और वह भाजपा का विजय रथ रोक देंगे, जैसे उनके बाप चारा चोर ने अडवाणी का राम रथ रोका था, ये सारी बातें भूल जाइए। और यहीं पर महाराष्ट्र वाला थोड़ा सा जिक्र कि यहाँ भी नीतीश कुमार को लड़वा कर और 17 सीटें दी हैं भाजपा ने, और उस पर काफी
बवाल भी हुआ है, काफी उस पर चिंता भी जताई गई कि जेडीयू को क्यों ले आए वगैरह वगैरह। लेकिन ये भाजपा अपने हिसाब से करती है। भाजपा ने आज तक गठबंधन धर्म का पालन ही किया है, कभी भी उससे पीछे नहीं मुड़ रही है। और नीतीश कुमार को लाने का एक फायदा भी हुआ है, और वह फायदा अब यहाँ पर चूंकि इलेक्शन खत्म हो चुका है, अब उसको बहुत विस्तार में बताना पड़ेगा। लेकिन ये मान लीजिए बिल्कुल कि ठीक है। नीतीश कुमार का जो कोर वोटर था, महिलाओं का, हाँ, उनकी जाति हाँ। का, वो सारा का सारा भाजपा के पास आया है। और पास आया, बिहार ठीक है। बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है, पूरी तरह वही सारे नतीजे रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बिहार पर स्थिति साफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, आपकी अंतिम टिप्पणी में मांगूंगा। आपने पैन इंडिया ऑब्जर्वेशन लिए हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब, इनके दो स्टेट्स पे आपकी बेहद गहरी नजर रही है, चाहे जमीन पर, चाहे कंटेंट के हवाले से, चाहे अपने संपर्क सूत्रों के हवाले से। पंजाब और हरियाणा में क्या देख रहे हैं आप? बस ये दो स्टेट बता दीजिए, कितना चौंकाएंगे? कल शाम रात 9 बजे तक मैं पंजाब की रिपोर्ट लेता रहा। सर, हिंदुओं का और दलित सिखों का बम्पर वोट पड़ा है। मतलब इतना वोट पड़ा है कि लोग बौरा गए। मतलब आश्चर्य, मतलब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था यार इतना वोट कैसे पड़ सकता है। अब बात उसमें सिर्फ एक ही है, 5 to 6 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। और कौन किसका वोट काट ले गया समझे में नहीं आ रहा है। परंतु हिंदू वोट, स्पेशली औरतों का, अच्छा मैंने बताया कि हिंदू ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर है, खानदानी 5 पुश्त वोट देते चले आ रहे हैं। उन घरों में भी औरतों ने कहा अपने मर्दों से कि आप लोग दे दीजिएगा कांग्रेस को, हम तो बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं, जो खांटी कांग्रेसी परिवार है। हरियाणा में मैं शुरू से 10-0 बोलता रहा हूं, क्योंकि वहां तो 35-1 की लड़ाई हुई है। ये खामखा कयासबाजी था, एक आध सीट जो है लड़ाई में ला रहे थे। सबसे ज्यादा मजेदार मेरे लिए एनालाइज करने के लिए पंजाब होगा। और मैं बता रहा हूं आपको, पंजाब में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी मिनिमम 5 तो है ही है। ठीक बात है। ये जो एक अभी तक हमारे सारे पैनलिस्टों की बात आई, उसमें प्रारब्ध का जो लगातार कहना रहा है, प्रारब्ध के इस मंच पर हमारे वक्ताओं ने लगातार कहा है, वही संख्या लेके आगे चल रहे हैं। और यहां पर कांग्रेस के लिए मेरे पास अब इस बहस के और इस पूरी चर्चा के आखिर में केवल और केवल संवेदना ही बचती है, जो मैं कांग्रेस को दे सकता हूं, विपक्ष को दे सकता हूं, इंडिया अलायंस को दे सकता हूं। और अपनी एक बात अंत में कहना चाहूंगा कि राम मंदिर सनातनियों के लिए क्या महत्व रखता है, ये वो अंडर करंट है जिसने ईवीएम पर कमल का फूल का बटन दबाते समय उस बात को महसूस किया है, और उस भाव ने वो उंगली दबाई है। और वो भाव वही था जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर की डेहरी पर चलते हुए जो सनातनी संस्कार हैं कि सीढ़ियों को ऐसे प्रणाम किया जाता है, लगभग यही भाव सबका रहा है जिसने सनातनी ने वोट डाला है और ईवीएम की बटन दबाई है। अनिल जी, पुष्कर जी, आप लोग कहना चाहते हैं कुछ? बहुत त्वरित टिप्पणी, पहले पुष्कर जी आप, उसके बाद अनिल जी। अवनीश, क्योंकि आप कंडक्ट कर रहे थे इसलिए मैं प्रश्न आपसे पहले पूछूंगा और 1 मिनट का जवाब देना है। जहां हम एनडीए और बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं ये बहुत जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी, इस पे जरा जरूर एक फिगर दे दी जाए। मैं अपनी तरफ से फिगर ये दे रहा हूं कि 42 सीट से नीचे जाएगी, कहां तक जाएगी मैं नहीं कह सकता, ये मेरा है। ठीक बात है। सर, ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है जिसमें आप विपक्ष की सीट जोड़ते हैं तो आपका एग्जिट पोल अपने आप आ जाता है। मैं आपकी राय से इत्तेफाक रखते हुए कांग्रेस अपने 2019 की न्यूनतम टैली से बहुत नीचे जा रही है। और यहां पर यही बात मैं कहूंगा कि जिस तरह से आप सभी ने कहा है कि 400 से ऊपर कहां जाएंगे नरेंद्र मोदी, उसी तरीके से इनमें कितनी गिरावट होगी और ये किस संख्या तक नीचे जाएंगे यह भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभूतपूर्व रूप से अपने ऐतिहासिक मिनिमम लोएस्ट पर कांग्रेस रहने वाली है 4 जून को। व्यालोक जी, जल्दी से, बाबा जी ने तो इशारे में 10 दिखा दिया। कांग्रेस दर्जन भर सीटें लाएंगी, लेकिन वही है कि वो पिछली बार से कितना नीचे जाएगी। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि कल शाम तक नैतिक जीत नहीं हो रही थी।
कांग्रेस की अब नैतिक जीत हो गई है। वह केवल नैतिक जीत के साथ खुश रहेंगे। सीटें क्या हैं, सीटें आती जाती रहती हैं, 12-15 सीटें आ जाएंगे। अनिल सर, कांग्रेस कितनी सीटें? देखिए, कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 35। लेकिन आपका एक अच्छा। सवाल जो आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि कौन सा राज्य आपको चौंकाएगा। तो मैं जिस रिजल्ट के लिए तैयार हूं उसमें एक ही चीज मुझे चौंका सकती है। अगर भाजपा की सीटें उत्तर प्रदेश में, भाजपा की सीटें, एनडीए की नहीं, अगर भाजपा की सीटें उत्तर प्रदेश में 72 से नीचे गई तो भाई मैं तो चौंक जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, चलिए। ये एक नया एंगल था अनिल सर का कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 80 में से 72 सीटों से नीचे का स्कोर गया उत्तर प्रदेश में तो अनिल जी चौंकेंगे। दर्शकों, ये था प्रारब्ध के इस मंच पर तमाम एग्जिट पोलों का एग्जिट पोल और उसके बाद प्रारब्ध का खुद का। कांग्रेस जल्दी से कांग्रेस की जो है, मेरे पहले में 30 बोलता था, मैंने रिवाइज किया है कल 30 से 40 के बीच में, 35-38 के आसपास। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने 30 से बढ़ा दिया है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, तो शुरुआत में एक्चुअली बाबा जी मैंने आपका नंबर काटने का की धृष्टता नहीं की थी। आपने ऐसे इशारा किया था तो मुझे लगा कि कांग्रेस को आप 10 सीट दे रहे हैं, इसलिए मैंने सबसे ये कहा भी। तो दर्शकों, ये था प्रारब्ध के इस मंच पर एग्जिट पोल की एक चर्चा, क्योंकि हमें लगा कि प्रारब्ध के इस मंच पर जो लगातार हम लोगों ने राजनीतिक बातें की हैं, चुनावी बातें की हैं, उस पर एग्जिट पोल का एग्जिट पोल आपके लिए था। इसी के साथ हम अपने सभी वक्ताओं का धन्यवाद देंगे और सभी को नमस्कार करना चाहेंगे। दर्शकों, ये था प्रारब्ध का एग्जिट पोल। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। आप सबको नमस्कार, प्रणाम। जय जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम।